हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की जो कमेटीज़ थी उनके ऊपर। ठीक है, जितनी भी कमेटीज़ बनी थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, वो सारी की सारी कमेटीज़ थी जो वर्क कर रही थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के स्मूथनेस पर। ठीक है, कोई कमेटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो प्रोसीजर्स हैं, आज भी रूल ऑफ प्रोसीजर का जो चेयरमैन होता है ना, वो होता है लोकसभा का स्पीकर। तो उस वक्त कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर थे। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन कौन थी? जेबी कृपलानी थी। जेबी कृपलानी थे। माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन एस सी मुखर्जी थे। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल रीजन्स के जो थे वो गोपीनाथ बरदौली थे। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ए बी थक्कर जो थे एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड रीजन जो था, ए बी थक्कर को नागालैंड का गांधी भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? नागालैंड गांधी। ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यूनियन पावर कमेटी के जवाहरलाल नेहरू थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस के एम मुंशी थे। हाउस कमेटी पी पत्तावी सीतारमैया थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जी बी मवलांकर थे। ठीक है, फंक्शन कमेटी एंड स्टेट रिलेटेड कमेटी के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्रेडेंशियल्स कमेटी के थे अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अब जो भी सवाल आएंगे ना, वो सवाल सारे इसमें से ही आएंगे। अब जब पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ ए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के बी आर अम्बेडकर थे, हम देख चुके हैं। जो हमने स्टार्टिंग में ये देखे ना, ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ से बने हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात बोली है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रोविंशियल, क्योंकि प्रोविंसेस उन्हीं ने बनाए थे ना। जो आपके 553 थे टोटल जो प्रिंसेसली स्टेट थे, इनमें से 549 को तो पहले ही कर लिया था। 3 बचे थे, जिसमें कौन कौन थे? जम्मू कश्मीर थे, हैदराबाद था और जूनागढ़ था। ठीक है, इन तीनों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही करवाया था। हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत करवाया था, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर थे। सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो जो बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन हमें नहीं कराने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, ये भी हम देख चुके हैं। बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी थे। जेबी कृपलानी किसके थे? फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जेबी कृपलानी। जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखना है। जेबी कृपलानी किसके थे? फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के थे। वो था चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, सरदार पटेल थे इसमें। ठीक है, प्रोविंशियल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, इसमें कौन थे? इसमें सरदार पटेल ही थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर कितने मेंबर थे? बी आर अम्बेडकर के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर एन गोपाल स्वामी अयंगार थे, अलाडी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सफदुल्ला थे, बी एल मित्तर थे, डी पी खेतान थे। एन माधवा राव वॉज इंक्लूडेड रिप्लेसिंग बी एल मित्तर को हटा करके, और टी टी कृष्ण रामाचारी बने थे डी पी खेतान को हटा करके। ठीक है, तो कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे बी आर अम्बेडकर को हटा करके, मतलब टोटल 7 मेंबर्स थे इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें पूछा गया बी आर अम्बेडकर के अंडर कितने लोग काम कर रहे थे, मतलब 6 लोग काम कर रहे थे। कौन कौन? एक ये, दूसरे ये, तीसरे ये, चौथे ये, 5वें ये और 6वें ये। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन से थे? एल गोपाल स्वामी अय्यर थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो हम लोग पहले एलिमिनेट कर देंगे इसको यहाँ से। ठीक है, सिंपल सा ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो सेकंड वाला जो ऑप्शन एलिमिनेट होगा तो फिर ये नहीं बचेगा। सरदार पटेल नहीं थे तो फोर्थ भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी और ये भी, मतलब सी आंसर बच जाएगा। के एम मुंशी वॉज रिलेटेड टू, के एम मुंशी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के, मतलब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसी के मेंबर थे के एम मुंशी। एन सबदुल्ला थे, कृष्णनामर अय्यर थे, अलाडी कृष्णमाई अय्यर थे। ठीक है, डी पी खेतान थे, जिनको फिर भी टी टी कृष्ण रामाचारी बने। इसमें बोल रहा है कौन सा मेंबर नहीं था? सबदुल्ला थे,
अय्यर भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सिंपल क्वेश्चन था ये। ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चेयरमैन था नेशनल फ्लैग कमेटी का? देखो, नेशनल फ्लैग कमेटी दो थी। एक तो नेशनल फ्लैग कमेटी थी 1931 वाली, जिसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, एक और नेशनल कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग थी, उसके थे एस वरदाचारी। और ये मेंबर नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ये मेंबर नहीं थे। ठीक, तो फिर इसका आंसर क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान लिया कहाँ कहाँ से गया है? तो मेजर पोर्शन जो है संविधान का हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वहाँ से लिया गया। ब्लूप्रिंट जो है पूरा संविधान का वो यहीं से आया है, चाहे रूल ऑफ लॉ हो। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ मतलब ये होता है कि लॉ का रूल है। समझाया इसको कैसे गया है कि कोई भी आर्बिट्ररी पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि आर्बिट्ररी पावर नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी जो संवैधानिक पद पर बैठा है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पद पर बैठा है, पीएम हो गया, सीएम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कंप्लीट राजा हैं। नहीं, राजा कौन है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन राजा है। ये कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। राम सिंह इसी से एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हो गए, सिटीजनशिप हो गया, बाइकैमरलिज्म हो गया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर हो गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रेरोगेटिव राइट्स, ये सारे बड़ो किए गए थे कहाँ से? ब्रिटेन से। प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब कहाँ से लिए गए थे? ये सब लिए गए थे आपके यूएसए से। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए? डीपीएसपी आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से लिए गए। ठीक है, और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कनाडा से ये सारी चीज़ें ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, रेस्टिट्यूटरी पावर मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। रेस्टिट्यूटरी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है अभी रिसेंट में। रेस्टिट्यूटरी पावर उस वक्त किसके पास होती थी? गवर्नर जनरल के पास होती थी। ओके, उसके साथ जॉइंट सीटिंग कहाँ से ली है? जॉइंट सीटिंग अभी आर्टिकल 108 के अंदर आता है। ठीक है, जॉइंट सीटिंग किसके अंदर आता है? आर्टिकल 108 के अंदर आता है पार्लियामेंट में। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स इंटरकोर्स एंड आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो जर्मनी से लिए गए। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, जापान। प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर से ली गई हैं। ठीक है, इसमें आइडियल ऑफ जस्टिस कौन कौन से हैं? जस्टिस कितने टाइप का है इंडिया में? इसको हमने याद कर रखा है सेप से, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देख रहे हो लिबर्टी कितने टाइप की है? लिबर्टी है टैब FW, इसको आप ऐसे याद कर लो। टैब FW मतलब कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ओके, ये यहाँ से हो जाएगा। रिपब्लिकन सिस्टम जो है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांस से लिया गया है। जो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ से इसको लिया गया है। ओके, चलिए, तो ये पूरा हो गया हमारा। अब हम इसके क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस भी हमको देखने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था कि रिपब्लिकन सिस्टम जो है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ये क्वेश्चंस तो हम लोगों ने कर लिए थे। नेक्स्ट चलेंगे, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। देखो, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर आप ब्रिटेन की बात करोगे, ब्रिटिश की बात करोगे, तो वहाँ पर आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट जो चाहेगी, मतलब एक वर्ड ये भी बोला जाता है कि पार्लियामेंट जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है वो फीमेल को मेल बना दे और मेल को फीमेल बना दे, ये बात बोली गई थी। ठीक है, तो इंडिया के अंदर सबसे सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है
देश कॉन्स्टिट्यूशन से रन होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो कहाँ से लिया आपने, हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 के अंदर आपने देखा होगा, आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन इंडिया एंड यूएसए, क्योंकि यूएसए का ही जो केस था उससे जुडिशियल रिव्यू स्टार्ट हुआ था। और इंडिया के अंदर जो मेन केस है उसका कौन सा है, केशव नंदा भारती केस 1973। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि करेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन सा जो सिस्टम है वो कॉमन है। तो इंडिया के अंदर जब बात करोगे आप तो क्या है उसके अंदर, अब फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे तक जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना चाहिए। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इंटरप्रिटेशन होना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये जो है वो कॉमन है अमेरिका में और इंडिया के फेडरल सिस्टम में। ठीक है, अब देखो सिंगल सिटीजनशिप कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है लेकिन अमेरिका के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक देश की एक ही सिटीजनशिप होगी, और डुअल का क्या होता है कि स्टेट की अलग होती है और देश की अलग होती है, देश के अंदर जो स्टेट होता है उसकी अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय कनाडा। ये जो है कनाडा से ये सिस्टम लिया गया है, जो फेडरल सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। जो फेडरलिज्म है कनाडा से लिया गया है। देखो घटना चक्र की सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या है कि क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो जाते हैं कि आपको वो फिर दोबारा से कभी पढ़ने नहीं पड़ते। यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन ऑफ स्टेट, देखो इंडिया जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेट्स जो है उससे अलग नहीं हो सकते। तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट जो था 1867 का, उसके तहत जो है इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या है, यूएसए जो फेडरेशन है कि उसका जो स्टेट है वो अलग हो सकते हैं उससे, लेकिन इंडिया जो है इंडस्ट्रेबल है, जो स्टेट्स हैं वो इससे अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जो है 1867 का उससे ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑस्ट्रेलिया का था। जो लिस्ट थी सारी वो आपकी आती हैं ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। ठीक है, अब इसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है वो मैटर हो जाता है रेसिड्यूरी का, और रेसिड्यूरी कौन देखता है, रेसिड्यूरी अभी देखता है इंडिया में पार्लियामेंट। ठीक है, आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया बोरोड कॉन्सेप्ट ऑफ वही है 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल के अंदर लिस्ट है, लिस्ट जो है वो सारी आपको 7 शेड्यूल के अंदर मिलेंगी, 7th शेड्यूल के अंदर। तो उसमें क्या है बी, ये भी ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट वाला, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही वही है, तो ये हमको नहीं देखना है। नेक्स्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड से लिया गया है। ये हम लोग स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और कौन सा कॉन्सेप्ट लिया था आप लोग कमेंट करके बताइए, आयरलैंड से। ठीक है, अब DPSP 36 से लेकर के 51 है। ठीक, DPSP इनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, इनफोर्सेबल नहीं है। DPSP का जो कॉन्सेप्ट है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो लगातार वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे इसमें। ठीक है, एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स हैं, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में DPSP है। तो उसी DPSP की बात हो रही है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, एक मिनट देख लीजिए क्योंकि DPSP के बारे में उसमें दिया हुआ सारे DPSP ये दिए गए हैं। नहीं ये नहीं है, जस्ट अ मिनट नीचे आते हैं, चलिए आगे होंगे। ठीक है, DPSP की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं,
फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। तो ए का 2 मतलब ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही होगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया यूनाइटेड किंगडम से। तो फिर 2 का 1 इसमें, यानी सी आंसर इज करेक्ट, ठीक। DPSP लिया गया आयरलैंड से, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ कहाँ से लिया गया? आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स USA के बिल ऑफ राइट्स जो था, ये बिल ऑफ राइट्स 1210 के आसपास आया था। बिल ऑफ राइट्स का मतलब ये था कि राजा को भी बैठाया गया था एक जगह पे, ये बोला उनसे कि भाई आपके ऊपर भी कोई कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि राजा जो है कुछ भी कर सकता है। बिल ऑफ राइट्स का मतलब ये था, ठीक है। तो बिल ऑफ राइट्स का जो वो था उससे वहाँ पे लिया गया था। इसको हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है। जो ब्रिटेन था ना, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा आया था। तो मैग्ना कार्टा में क्या था? मैग्ना कार्टा में ये था कि राजा के ऊपर भी प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि राजा कुछ भी कर सकता है। आप देखते हो कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट एक्सेस उसके पास है हर चीज़ का, नहीं, ये पूरी कैबिनेट है, उसके बाद फिर जनता है, ठीक है। कंप्लीट पावर किसके हाथ में है? पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके लिए ही क्या बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किससे गवर्न होता है? कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न खुद से होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे टूल्स बना रखे हैं जिससे देश चल रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, तो जितने भी हैं ये सब बना रखे हैं, ठीक। ये हम देख चुके हैं। रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से लिया गया है, हम लोग सारे चुके हैं क्वेश्चंस। रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अभी मैंने आपको बताया था, जापान से लिया गया है ये, ठीक है। रिजर्विंग द बिल फॉर गवर्नर, कनाडा। गवर्नर वाला जो सीन ना, ज़्यादातर जहाँ भी आ जाए आपको सीधा कनाडा लगा देना है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई, जितनी भी लिस्ट हैं सारी सारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स वाला सीन जो है वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा किस से लिया गया, वही है, ठीक है। ये आप लोग देख चुके हो क्या है इसमें। नेक्स्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये आपका लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या क्या है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप देखते हो कि 51A के अंदर है ये, जो आपका 1976 के अंदर जो 42nd अमेंडमेंट आया था, ठीक है। और आपने देखा होगा जो सोरेन सिंह कमेटी थी, सोरेन सिंह कमेटी, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। तो ये आपकी कहाँ से आई? ये आई आपकी रशियन गवर्नमेंट जो USSR है ना, ठीक है। तो ये USSR से लिया गया था। 42nd अमेंडमेंट जो एक्ट था उससे ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन। तो ये बात तो सही है कि लॉन्गेस्ट तो है भाई, सबसे बड़ा संविधान तो है दुनिया का। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है? चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया था, लेकिन लॉन्गेस्ट होने का मतलब रीजन तो ये है नहीं, तो इसमें बी हो जाएगा। लॉन्गेस्ट तब आएगा जब इसमें ये बोले कि इट कंटेन्स अराउंड मोर देन 400 आर्टिकल्स, है ना, 12 शेड्यूल्स, है ना, इस तरीके से बोले, तब जाके आपको ये इसका रीजन आएगा। ये इसका रीजन नहीं है, ठीक है। अभी क्या क्या है इसके अंदर? 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। अब देखो इसमें शेड्यूल 8 दे रखा गया है, ये गलत है, ठीक है। 8 शेड्यूल नहीं है इसमें, 12 शेड्यूल्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट वही है, रशिया से लिए, USA से लिया गया है फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब राइट टू इक्वलिटी वाला आप देखो, 14 से लेकर के 18 है। 12 और 13 में क्या है? 12 में आपका स्टेट कॉन्सेप्ट है कि कहाँ कहाँ फंडामेंटल राइट्स लागू होंगे। 13 में आपका जुडिशियल रिव्यू आ जाता है, ठीक। 14 से 18 तक राइट टू इक्वलिटी है। फिर आपका 19 से 22 राइट टू फ्रीडम है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में है। कल्चरल एजुकेशन राइट 29 से 30 तक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज़ हैं उसके राइट जैसे आर्टिकल 32 है। इसमें आपके कौन कौन से हैं? इसमें आपके हेबियस कॉर्पस है, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, कोवरेंटो, इसको भी मैं समझाऊंगा अभी आपको पूरा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन रेफरेंस टू आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया गया है। ठीक है, बार बार ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, ये आपके लिए आप समझो रामबाण है। यही क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होने से आपका जो रिवीजन है वो हो जाता है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए, फंडामेंटल राइट्स ये क्या है? द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाई। देखो, जो इलेक्शन कमीशन वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आया है आपका इंडिया से ही। ठीक है, इंडिया इटसेल्फ से। इंडिया का खुद का ये जो इलेक्शन कमीशन वाला फंडा था, ये खुद का है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आपका आया है आयरलैंड से। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आयरलैंड से आया है आपका, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? अमेरिका का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, जैसे ब्रिटेन है उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका का क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक, तो उसके बाद अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन हो गया, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इसकी क्रिटिक्स भी हैं कि इसको लेंदी भी बोला गया है। ठीक, और ग्रेमल ऑस्टिन ने इसको कि मतलब सिर्फ एडवोकेट ही समझ सकते हैं इसको, ऐसा बोला है। इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, लॉ बेस्ड ज़्यादा है, ऐसे करके बोला गया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे पार्ट्स पे। अब प्रेजेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 25 के आसपास पार्ट हैं, जिसमें कुछ पार्ट ये वाले जो जोड़े गए हैं नेक्स्ट। अब इसका मतलब आप जानते हो क्या है? जैसे मान लो कि ऐसे करके ये लिख दिया कैपिटल में। कैपिटल में लिखने का मतलब ये होता है कि ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, अमेंडमेंट से जोड़ा गया है इसको। अगर यही चीज़ छोटे में लिखी हो ऐसे करके, जैसे लिखा हो 31A, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका पार्ट है। लेकिन अगर ये लिखा हो 31A, तो पार्ट तो है लेकिन उसके साथ साथ अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, अमेंडमेंट प्रोसीजर से इसको जोड़ा गया है, वो आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स में। नंबर 1 पे क्या है? नंबर 1 पे आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरी 1 से लेकर के 4 तक है, सिटीजनशिप 5 से 11 है, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 है, DPSP 36 से 51 है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में है, यूनियन गवर्नमेंट 52 से 151 तक है, स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 6 के अंदर है, पार्ट 7 जो डिलीटेड है। ठीक है, 238 आर्टिकल्स के अंदर आता था, इसको डिलीट कर दिया गया है। 8 के अंदर यूनियन टेरिटरीज़ है, यूनियन टेरिटरीज़ 239 से 242 तक। उसके बाद फिर आपकी पंचायत से 9 के अंदर, 9th A के अंदर आपकी म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, 9th B के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी कहाँ पे आती हैं? 43B के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, 19AC के अंदर भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, 243ZH से लेकर के 243ZT तक भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। 10th के अंदर शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ है, 11th के अंदर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स है, 12th के अंदर क्या है? फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट है, प्रॉपर्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट। 13 के अंदर ट्रेड कॉमर्स है, इंटरकोर्स विद यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया 301 से 307। 300 के अंदर क्या है? सूट है। 14 के अंदर सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट। ट्राइब्यूनल्स 14A में आपका ट्राइब्यूनल्स है। ठीक है, 323A से लेकर के 323B। 15th के अंदर इलेक्शन है। 16th के अंदर स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस है। 17th के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है। 18th के अंदर इमरजेंसी प्रोविजन है 352 से लेकर के 360 तक। फिर मिसलेनियस प्रोविजंस है। 20 के अंदर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 368 के अंदर अमेंडमेंट। 21 के अंदर टेम्परेरी ट्रांजिशनल स्पेशल जो प्रोविजंस हैं वो हैं। 22 के अंदर शॉर्ट टाइटल जो हिंदी का जो अथॉरिटेटिव टेस्ट है 393 से लेकर के 395 तक, 393 टू 395 तक है ये। ठीक है,
तो इतने पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। ठीक है, ठीक। तो ये पुराना क्वेश्चन भी था। अभी अगर सारे जो रिसेंट के जो पार्ट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा 51A, अगर ये सब जोड़ोगे तो 22 पार्ट्स हैं, लेकिन इनको नहीं जोड़ा जाता है। हम लोग जो पार्ट्स हैं, जो नॉर्मल पार्ट्स हैं, उनको ही जोड़ते हैं। तो उसमें क्या है, उसमें आपका 22 पार्ट्स हैं टोटल। ऐसे बोल रहा है कि आप उसको अरेंज करो, तो अरेंज में आप बताइए यूनिटरी नंबर 1 पे रहेगा, फिर सिटीजनशिप रहेगा, फिर फंडामेंटल राइट रहेगा, फिर DPS पे रहेगा। मतलब 1 3 4 2 1 3 4 2 ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नॉट मैच्ड करेक्टली सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड पार्ट 4। अब देखो ये जो क्वेश्चन हैं, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनको मैं छुड़वा भी रहा हूँ, क्योंकि बार बार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बार बार क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं उनको मैं आगे बढ़ा दूंगा, तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लिया था हमने, 2025 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप ये देख लो इसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 51A के अंदर है। UPPCS प्री के अंदर आया था, ये 51A के अंदर है। ठीक, जो स्टेट्स हैं आर्टिकल 152 से लेकर के 152 से लेकर के 237 का है। 152 से गवर्नर स्टार्ट होता है। ठीक, म्यूनसिपैलिटीज़ 9th A के अंदर है। 9th के अंदर क्या है, पंचायत हैं, पंचायत से 9th A के अंदर। 9th B के अंदर क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ है। ठीक है, इसके हम कंप्लीट आर्टिकल्स आपको कराएंगे अभी। पंचायत 9th के अंदर है। 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 73rd और 74th ये दोनों जो थे इन्होंने ही बनाया था 1992 के अंदर। अब जैसे रिसेंट में एक क्वेश्चन आया था अशोक मेहता कमेटी के ऊपर कि कब आई थी, तो ये 1977 के अंदर आई थी। ठीक है, इसने 132 रिकमेंडेशंस दी थी। मैं आपको बता देता हूँ इसने कितनी रिकमेंडेशंस दी थी। इसने 132 रिकमेंडेशंस दी थी। यूनियन स्टेट्स का जो रिलेशन है वो कैसे स्टार्ट होता है, किस पार्ट के अंदर है, तो 11 के पार्ट चैप्टर 1 के अंदर है। ठीक है, ठीक है। एबॉलिशन टाइप ऑफ टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 के अंदर है, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आ जाएगा। A का 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, ये हो जाएगा। ठीक है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये पार्ट 1 के अंदर है, तो ये फिर आपका यूनियन एंड टेरिटरीज में आ जाएगा, तो D हो जाएगा, D का 2 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वाले हम देख चुके हैं, ये वाले हम देख चुके हैं। एबॉलिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइटल्स ये भी हम लोग देख चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। अभी आपको बता चुका हूँ मैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर है कि 6 से 14 ईयर तक के एज के बच्चे की जो अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन के लिए वो देखनी है, तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन हैव द प्रोविजन फॉर इलेक्शन बीन मेड। अब इलेक्शन देखो पार्ट 15 है, सीधा ही है, पार्ट 15 में इलेक्शन बनाया गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, पंचायती राज का क्या है, 9th है। ठीक, ये भी देख चुके हैं हम लोग, पंचायती राज का 9th है, ये 9th है, 9th है पंचायती राज का। ठीक है, पंचायती राज पार्ट 9 है, ये पार्ट 9 ये रखा गया, हम लोग बार बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या फंडामेंटल राइट्स ये वाला देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली मतलब सही नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4th A के अंदर है, सही है। स्टेट्स 6 के अंदर है, देखो 5 के अंदर है यूनियंस और 6 के अंदर है स्टेट्स। अटॉर्नी जनरल ये गलत है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो उसका है ना आर्टिकल 76 है, ये यूनियन का बंदा है ना, ये तो सर्विसेज अंडर 14 के अंदर है, सही है। सर्विसेज वाला जो सीन है ये सही है। ठीक, ये वाला भी हम देख चुके हैं, 14 हम देख चुके हैं, 15 हम देख चुके हैं कि इलेक्शन है। 16 स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग था। अब जो 16 है ये पहली बार आया है। 16 का मतलब क्या है, 16 का मतलब है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टन क्लासेस, मतलब OBCs, SC, ST इनके लिए जो प्रोविजन बनते हैं, जैसे आर्टिकल 46 जो बोलता है DPSP का, वो भी यही बोलता है कि स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, स्पेशल
प्रोविजंस। पार्ट 16 में क्या देखो, 14 के अंदर आपका 14A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, तो ये नहीं होगा। सर्विसेज 14 के अंदर है। फाइनेंस कमीशन 280 के अंदर है, आर्टिकल तो 5 के अंदर आ जाएगा। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर आ जाएगा, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर। स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, अभी हमने देखा 16, और आर्टिकल 46 भी इसी से रिलेटेड है। वो आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक भी इसी से रिलेटेड है। अब क्या बोल रहा है, अब सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर के। पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज आर गिवन इन 19A, ये 9th के ही अंदर दिया है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट स्टेटमेंट। पावर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, हाँ म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है 9th के अंदर है, जो पंचायत से वो 9th के अंदर है। 9th B के अंदर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के कौन कौन से हैं, 43B भी है, 19(1)C भी है, उसके साथ साथ 243ZH से लेकर के 243ZT तक है, ये भी है। तो पहला सही है। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 के अंदर है, बिल्कुल सही बात है ये। प्रोविजन रिलेटेड टू द अमेंडमेंट 368 इसी के अंदर है। इमरजेंसी प्रोविजन 352 से लेकर के 360 तक है। ठीक, तो डी जो है वो 1 2 3 सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे। आर्टिकल्स हम एक बार पूरे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, अब देखेंगे आर्टिकल हम लोग। आर्टिकल में क्या क्या है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जैसे अभी आर्टिकल 1 है तो कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। टू में एडमिशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, फॉर्मेशन है न्यू स्टेट का। जैसे मान लो कोई पहले से स्टेट है, ठीक है, तो किसी ऐसे नए स्टेट का, जैसे मान लो ये स्टेट है पहले से, मान लो उसको मैं 2 भागों में बांटना है, इसका नाम अलग रखना है, इसका नाम अलग रखना है, तो ये आर्टिकल 3 के अंदर जाएगा। और अगर हमें क्या करना है, कोई नया स्टेट ही पूरा बनाना है, एकदम अलग एरिया है कोई, उसको हमें ला करके अपने इंडिया के अंदर जोड़ना है, तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आ जाता है। सिटीजनशिप 5 के अंदर है। इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 के अंदर। ये तो फंडामेंटल राइट्स तो हम लोग अच्छे से करेंगे ही, ठीक है। उसके साथ साथ हम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे। जैसे 38 मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये वाला जो आर्टिकल है ना, मेंस से जो आप कंक्लूजन लिखते हो, तो सोशल ऑर्डर वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें क्या है, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर, मतलब सामाजिक जो विचार है वो बना रहना चाहिए। जो समाज में एक ऑर्डर है वो होना चाहिए, और उसके प्रमोशन के लिए जो वेलफेयर है, पीपल जो लोग हैं, जो भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए हमें हर काम करना है। तो डीपीएसपी वैसे भी बोलता है किसके बारे में, देखिए डीपीएसपी बोलता है वेलफेयर स्टेट के बारे में। ठीक, तो ये पुलिस स्टेट की बात नहीं करता है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड 39 के अंदर है। 40 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। 41 का राइट टू वर्क है, काम करने का अधिकार है। लिविंग वेजेस है, ठीक है। 43 के अंदर लिविंग वेजेस है। 44 के अंदर यूसीसी है, आप देख रहे हो यूसीसी, तो उत्तराखंड में अभी लागू किया रिसेंट में, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो ये है। 45 के अंदर क्या है, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल से कम के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये 45 के अंदर। 46 अभी हम लोग देख चुके हैं कि स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं उनके लिए, किसके लिए, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, उनके लिए, ठीक है। 48 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का, ठीक है। 48A में क्या है, तो हम जैसे ये वाला आप देख रहे हो 48A, इसका मतलब ये है कि अमेंडमेंट से जोड़ा गया इसको, ठीक है। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 50 के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का काम अलग है और एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, दोनों को अलग अलग रहना है, इनमें कोई भी जो है वो लिंक नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट 52 से है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 से है, ठीक है। इसके लिए एक आपको 52 से लेकर के 61 तक का मैं एक आपको बताता हूँ। इसमें है टीम EQ कॉप, ठीक है, इसका ये है टीम ई कॉप,
ठीक है, ये 51 से, आर्टिकल जो है वो आपका 52 से है। क्या रहेगा इसमें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ई से आपका एग्जीक्यूटिव पावर है, ई से इलेक्शन है, ये 53 और 54 हो गया। एम से मैनर है 55, ठीक है। फिर उसके बाद 56 में एलिजिबिलिटी है री इलेक्शन की, फिर क्यू से क्वालिफिकेशन है 58 में, ओ से फिर ओथ है, और पी से प्रोसीजर है इम्पीचमेंट का 61। तो इसमें पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसका क्या है, टीम, फिर आपको ई रखना है, और कॉप, QOP, ठीक। ऐसे मैंने याद कर रखा है, मतलब क्या ही करूँ, याद तो करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, लाइक 74 है, जो प्रेसिडेंट है वो एड एंड एडवाइस से काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। 70 क्या है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। 72 में वही पार्डन वाला जो है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन कर सकता है, ठीक है। किसी को भी जो जेल के अंदर है रिमिट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। मतलब किसी को मान लो अगर 20 साल की सज़ा हुई है तो उसकी सज़ा को वो घटा के 10 साल की कर सकता है, उसकी सज़ा को वो माफ़ भी कर सकता है, ठीक है। उसका जो फॉर्म है, जैसे मान लो मर्डर है तो मर्डर को वो प्रोवोक टू मर्डर कर सकता है या अटेम्प्ट टू मर्डर कर सकता है, ठीक है। तो लाइटर फॉर्म में भी कर सकता है उसको, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। कोर्ट मार्शल वाले जो बंदे हैं उनके साथ भी जो है उनके लिए भी ये प्रेसिडेंट को पावर है, कम्यूट कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं होता है। यहाँ तो 72 से आर्टिकल, लेकिन गवर्नर के पास ये पावर नहीं होता है कि वो कोर्ट मार्शल का कर सके, बाकी तो वो भी कर देता है, ठीक है। अब पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अटॉर्नी जनरल मैंने देख लिया था अभी 76 में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट है 80 के अंदर, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट है 80 के अंदर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, 100 में वोटिंग ऑफ हाउसेस है, कोरम होता है इसमें। कोरम कितना होता है, 1/10, मतलब 545 सांसद अगर हैं तो 55 सांसद होने चाहिए, तब जाके जो है वो पार्लियामेंट चलेगा, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। पार्लियामेंट को चलाने के लिए कितना होना चाहिए, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। तो 100 के अंदर है कोरम। 108 जॉइंट सीटिंग है, 109 में स्पेशल प्रोविजन है मनी बिल को लेकर के, 110 में है मनी बिल है, 112 के अंदर बजट है जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल को असेंट देने का 111 के अंदर है, ठीक है। 112 लोग देख चुके हैं। 114 में क्या, अप्रोप्रिएशन बिल है, अप्रोप्रिएट करता है ये पैसा को जो सेंक्शन करता है। वोट एंड अकाउंट एंड वोट एंड क्रेडिट 116 के अंदर है। 117 के अंदर फाइनेंस बिल है। 122 के अंदर कोर्ट इंक्वायर नहीं करेगा पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। 123 वाला जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, 123 वाला पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग 1861 में तो था ये, लेकिन 1935 का जो सेक्शन 52 था, 1935 का जो सेक्शन 52 था उसके अंदर ये बात लिखी गई थी, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, ये ब्रिटिश से ही आया है, क्योंकि ये 1935 क्या है, 1935 ब्लूप्रिंट है, ठीक है। 124 से सुप्रीम कोर्ट है। 155 से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, 148 वाला तो है ही कैग, ठीक है, कैग है। लेकिन मैं आपको गवर्नर के क्वेश्चन बता देता हूँ। गवर्नर में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो वो बोलेगा कि गवर्नर ऑफ स्टेट, तो सिर्फ गवर्नर ऑफ स्टेट अगर बोलेगा तो क्या होगा, तो होगा आपका 153, सिर्फ अगर गवर्नर बोलेगा। अगर ये बोल दे वो कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो फिर आ जाएगा 155, ठीक। और अगर वो बोल दे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अगर बोल दे तो फिर वो 129 चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन है, मतलब 153 में क्या है, गवर्नर है स्टेट के लिए, उसका जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो 155 के अंदर है, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एडवोकेट जनरल क्या है, 165 है, एडवोकेट जनरल 165 है। अदर प्रोविजन है इसमें, एबोलिशन क्रिएशन 169 के अंदर है, सिंपल मेजोरिटी से क्रिएट होता है ये, सिंपल मेजोरिटी से जो है वो काउंसिल कहीं भी क्रिएट होती है किसी भी स्टेट के अंदर। बिल रिजेक्ट करता है प्रेसिडेंट के लिए 201 के अंदर। असेंट जो है गवर्नर देता है बिल को, गवर्नर देता है असेंट बिल को 200 के अंदर। हाई कोर्ट ऑफ स्टेट 214 है। 216 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, हाई कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए है, ठीक है।
ग्राम सभा है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो 239A, इसमें आपको देखो नीचे क्वेश्चन जो मिलेंगे ना, अभी अंडमान निकोबार का मिलेगा 239 240 सेक्शन ए, इसमें मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे भी हैं इसमें, स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू दिल्ली 239AA, ये हो गया। ग्राम सभा कितने के अंदर, 243A के अंदर ग्राम सभा है। तो जो इसके आर्टिकल्स हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको मैं आपको करा देता हूँ सारे के सारे। 243B से क्या है, पंचायत से है, ठीक। सी से आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन है, बी से, सी से क्या है, कंपोजिशन रहेगा सी से, ठीक है। डी और टी से रिजर्वेशन है। डी कहाँ पे है, डी है पंचायत के अंदर रिजर्वेशन है, टी जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर रिजर्वेशन है, डी टी। के जो है वो इलेक्शन ऑफ पंचायत, के और उधर क्या है, उधर जेड ए है, के और जेड ए। और इसमें आप देखो वाई, इसमें आई है, उधर वाई है। आई में क्या है, फाइनेंस कमीशन है, उधर वाई में फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। इलेक्शन आपको मैं बता दिया, जेड के और जेड ए दोनों में है। कंटीजेंसी फंड कितने में है, कंटीजेंसी फंड है 267 के अंदर है, ये 267 के अंदर है कंटीजेंसी फंड। फाइनेंस कमीशन 280 के अंदर है। इसमें क्या है, 1+4 रहता है, एक चेयरमैन होता है, 4 इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं आपको बता ही चुका हूँ, 243ZH से लेकर के 243ZT, उसके साथ साथ 19(1)C, उसके साथ साथ 43B, ये भी आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस 312 के अंदर है। वोट का जो अडल्ट सफरेज है, राइट टू वोट वाला जो सीन है ना, राइट टू वोट वाला 326 के अंदर है, राइट टू वोट। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला जो था, अभी तो ये खत्म कर दिया गया आर्टिकल को, लेकिन 331 के अंदर था ये। 104 से जो 404 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था CAA 2019 के अंदर से उसको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि 338 से SC के लिए कमीशन बना, 338A से ST के लिए बना, फिर 338B से OBC के लिए बना, नेशनल कमीशन बना ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। 340 से टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ नेक्स्ट पे आ जाओ, स्पेशल ऑफिशियल लैंग्विस्टिक के लिए कितना है, 350 भी है। 350A के अंदर क्या है, मदर टंग जो लैंग्वेज है उसके लिए फैसिलिटीज़ हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। डायरेक्टिव्स फॉर हिंदी लैंग्वेज 351 के अंदर है। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी 352 के अंदर है। 360 से आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, ठीक है। ये कैसे लगती है, सिंपल मेजोरिटी से लगती है, सिंपल से ही लगती है और सिंपल से ही हटती है, सिंपल मेजोरिटी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो, ठीक है। थ्री 371 ये वाला है, ये प्रोविजंस हम सारे देख लेंगे जो 371A से लेकर के है ना, नागालैंड, आसाम, ठीक है। 371A से नागालैंड है, फिर आसाम है B से, ठीक है। G से मिज़ोरम है, F से सिक्किम है, ये सारे हम लोग देख लेंगे। 371 सिर्फ 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात है, ठीक है। तभी पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल थे, 400 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, ठीक। क्योंकि वो वाले आर्टिकल्स भी हैं ना जो अंदर हैं इसके, ठीक। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है। 320 वैसे 395 आर्टिकल्स हैं टोटल, ठीक है। लेकिन अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो अमेंडमेंट हुआ है वो वाले आर्टिकल अगर आप जोड़ोगे तो 400+ हैं। अगर वैसे पार्ट्स जोड़ोगे आप तो 25+ है, वैसे ओरिजिनली जो है वो 22 पार्ट्स हैं, ओके। तो ये है, ये सही हुआ इसमें, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा बार बार वही चीज़ नहीं पढ़नी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, सुप्रीम कोर्ट 318, यही गलत है, सही कुछ है। इलेक्शन कमीशन ये वाला सही है 324, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से है, अटॉर्नी जनरल 76 से है,
इसमें क्या है, नो बिल इम्पोजिंग टैक्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट द, तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी क्लास 1 है। फाइनेंशियल जो बजट जो आपका वो है बिल क्लास 1, वो 117 के अंदर है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल 117 के अंदर है, देख चुके हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है, जस्ट अ मिनट, ये वाला क्वेश्चन बोला 39A नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये करेक्टली मैच्ड है। 40 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है। ठीक है, 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है, ये भी सही है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। 48 के अंदर क्या है, 48 के अंदर सेपरेशन नहीं, ये 51 के अंदर है, 50 के अंदर है, सॉरी 50 के अंदर है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 के अंदर क्या है, 51 के अंदर आपका एक तो इंटरनेशनल जो पीस वाला है, ट्रीटी एंड पीस वाला है। 51A के अंदर क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जो भी नए आर्टिकल्स रहेंगे वो हम सब आपको बताते रहेंगे। जैसे भी ये है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू असेंट अ बिल, 111 के अंदर है, बिल्कुल सही है ये। वहाँ पे क्या था, जो गवर्नर करता है असेंट देता है 200 के अंदर देता है, जो रिजर्व करता है बिल वो किसके अंदर करता है, 201 के अंदर करता है। कौन, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर करता है। ये वाले क्वेश्चन सब नॉर्मल हैं, वो हम बता चुके हैं। प्रेसिडेंट के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, प्रेसिडेंट के बारे में टीम, फिर आपको ई रखना है और कॉप बना लेना है। ठीक है, ये आर्टिकल ई वाला कौन सा है, 51, 52 है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये। ठीक है, ई से फिर आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं उसके, फिर इलेक्शन है, फिर मैनर है, फिर आपका ये क्यू से क्वालिफिकेशन है। ठीक है, फिर प्रोसीजर है, यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट है, ऐसे करके। तो 54 क्या है, 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट 67B में रिमूवल ऑफ, अब जैसे रिमूवल है, रिमूवल हम देख लेते हैं, सबके रिमूवल हम देख लेते हैं। जो 61 है वो प्रेसिडेंट का रिमूवल है। ठीक है, प्रेसिडेंट का रिमूवल है। 67B से वाइस प्रेसिडेंट का है, 67B से किसका है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, वाइस प्रेसिडेंट का। 94 से क्या है, देखो 94 में 3 आर्टिकल्स हैं, 94 के 3 पार्ट्स हैं, 91 4A, 94B, 94C। पहला क्या है, वो खुद ही अपना माल रिजाइन कर दे, 94C से उसको हटाया जाता है। अभी जो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था 94C, क्यों, क्योंकि लोकसभा का स्पीकर जो ओम बिरला जी हैं, उनके ऊपर अभी चला था, महाभियोग चलने का वो आ रहा था कि भाई उनका, लेकिन उनका ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं होता है। उनका प्रोसीजर क्या होता है 94C के अंदर, कि कमेटी बनेगी और वो फिर देखती है। ठीक है, जो सेक्रेटरी होता है ना, कम से कम एक सांसद होना चाहिए उसमें, वो पहले सेक्रेटरी को देगा, जो लोकसभा का सेक्रेटरी होगा उसको। ये तो कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। कौन है, उत्पल कुमार सिंह, उनको देंगे। फिर वो जो है, फिर एक कमेटी बनती है, वो उसको देखती है, फिर लोकसभा खुद से पास कर देती है। ठीक है, ऐसे ही जो वाइस प्रेसिडेंट का होता है वो भी सेम होता है प्रोसीजर, वो भी जो है राज्यसभा में पास होगा और एग्रीड बाई लोकसभा, ये रहता है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे अभी डिटेल में इसको देखेंगे। ये देख चुके हैं हम लोग, 324 में इलेक्शन कमीशन है, 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन, 280 में फाइनेंस कमीशन है, 338 से देख ही लिया अभी हम लोगों ने इसको। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 के अंदर है, फाइनेंस कमीशन देख चुके हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में लगती है। 148 से कैग है। अटॉर्नी जनरल 76 से पार्ट 5 के अंदर है। ठीक है, ऊपर क्या है, ऊपर ये देख चुके हैं हम लोग। फंक्शन और देख लो आप, 320 से यूपीएससी के जो फंक्शंस हैं। ठीक है, यूपीएससी के जो फंक्शंस हैं वो 320 से हैं। 322 आप लोग बताएंगे मुझे क्या है, और 323 ही बताएंगे कमेंट में। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज 312 के अंदर है, ये 312 के अंदर, ये वाली 312 ये अलग से आया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 20 के अंदर है, 368 आर्टिकल के अंदर है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, नया जो आएगा वो हम लोग आपको डिस्कस कराएंगे।
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हम लोग देख चुके हैं 323A है, यूनियन पुलिस सर्विस कमीशन 315 के अंदर है। अब देखो नया आया है इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल जो होता है वो आर्टिकल 263 के अंदर आता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हम लोग देख चुके हैं 323A के अंदर है। अब यूनियन टेरेटरीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, यूनियन टेरेटरीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका आता है 239 के अंदर, ठीक। अब हम देखेंगे 240A के अंदर क्या आता है। 240A के अंदर अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन आता है, अंडमान निकोबार का, ठीक। 98 के अंदर क्या है, सेक्रेटरीट है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का जो सेक्रेटरीट होता है वो। 26 के अंदर क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चंस, कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस वही हम लोग देखेंगे। 215 में क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 216 के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ पे है, 216 के अंदर है। 226 के अंदर जो 32 के अंदर है रिट जुडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का है, वही रिट जुडिक्शन 226 के अंदर किसका है, हाई कोर्ट का है, ठीक है, वो हाई कोर्ट का है। 227 में क्या है, हाई कोर्ट पावर सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट 2 to 7। 122 के अंदर क्या है कि कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकता है, किसके लिए, कोर्ट जो है वो इंक्वायर नहीं कर सकता है प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, ये आर्टिकल 222 के अंदर है, ठीक है। उसमें बोला यूनियन टेरेटरीज़ के वो क्या है, तो 241 के अंदर यूनियन टेरेटरीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हाई कोर्ट का वो 241 के अंदर है। 239 में क्या दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। 239 के अंदर क्या दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरेटरीज़, ठीक है, ये है 239 में। 240 में क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरेटरीज 240। इसी में 240A के अंदर अंडमान निकोबार है। सी में शायद पौंडीचेरी है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सी में पौंडीचेरी है। हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरेटरीज 241 के अंदर है, हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरेटरीज 242 को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। ये भी नॉर्मल है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो नहीं देखने हम लोगों को। राइट टू वर्क 41 के अंदर हम लोग DPSP में देख चुके हैं, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 से लेकर के 18 तक है। राइट टू वर्क 41 का जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन आर्टिकल 42 के अंदर है। राइट टू वर्क 41 के अंदर है। अर्ली चाइल्डहुड केयर 45 के अंदर है। अप टू 6 ईयर, अप टू 6 ईयर वाला जो सीन है वो आर्टिकल 45 के अंदर है। अब ये वाला देख लो आप, सही है, इसमें पूछ रहा है कि गलत कौन सा, तो ये तो सही है नागालैंड, बी के अंदर असम है, सही है, सी के अंदर मेघालय नहीं है, मणिपुर है, ठीक है, डी के अंदर आंध्र प्रदेश है, सही है, एफ के अंदर सिक्किम है, जी के अंदर मिजोरम है, एच के अंदर अरुणाचल है, ठीक है। तो ये प्रोविजन है, बाकी हम लोग इसको आगे पूरा डिस्कस करेंगे। 371 में इटसेल्फ में क्या है, महाराष्ट्र है और गुजरात है, ठीक, महाराष्ट्र एंड गुजरात है। अब आ जाइए शेड्यूल्स पे, शेड्यूल इंपॉर्टेंट है।